आवाज आ रही है अच्छे से? आवाज आ रही है? हाँ बाबू, सबको गुड आफ्टरनून। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप स्वस्थ रहें, प्रभु से हमारी यही कामना है। वीडियो क्वालिटी अच्छे से दिख रही है, आवाज़ आ रही है अच्छे से? जल्दी रिप्लाई करें। आ जाइए आ जाइए। चले। हाँ बाबू, हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग शुरू करें। तो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, कि किसी बॉडी को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट है ना, बेसिक प्रॉपर्टी पे कुछ पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट ग्रुप में लिख लेना। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। इसका CGS यूनिट होता है स्टेट कूलम, है ना। द CGS यूनिट ऑफ चार्ज, द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम, है ना। जैसे लेंथ को आप लोग मीटर में मापते हो, तो लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, लेकिन CGS यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, और CGS होता है ग्राम। उसी प्रकार चार्ज का SI यूनिट होगा कूलम, और CGS हो जाएगा स्टेट कूलम। और एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज होता है, बराबर 1/10 EMU होता है। ये कभी कभी यूज पड़ जाएगा। एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU बराबर 1/10 EMU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जरूरी पड़ सकता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिखवा देते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ओके, चले। अब दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? पहले भी बता चुके हैं, आज और डिटेल से बता देते हैं। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। मान लो ये कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करता है ना। एटम का ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे निगेटिव दे दो, तो ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है
कि ये बाहर निकल सके, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, चार्जलेस होता है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। स्वाभाविक बात है, न्यूक्लियस के पास भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में चार्ज वाला फोर्स लगने लगता है, इंटरेक्शन फोर्स लगने लगता है, जिसका नाम होता है कूलम्बिक फोर्स। अगले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट होगा, है ना। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्बिक फोर्स लगने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है। न्यूक्लियस के पास प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस, प्लस माइनस को खींच के रखता है। तो इस फोर्स को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं निकल सकता है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व करता है वो न्यूक्लियर एनर्जी के कारण रिवॉल्व करता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियर एनर्जी के कारण, या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स के कारण। क्लियर। और ऐसे डिटेल में जाओगे तो और भी डिटेल हो सकता है। सोच, ये प्लस और ये माइनस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे, ऑर्बिटल पाथ पे मूव करता है, और ऑर्बिटल पाथ पे जो मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, जहाँ m होता है मूव करने वाला बॉडी का मास, मूव करने वाला पार्टिकल का मास, v उसका वेलोसिटी, r सेंटर से डिस्टेंस, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से या सेंटर से r डिस्टेंस पे है। तो जब भी कोई बॉडी ऑर्बिटल पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, किसी भी पाथ पे मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। बिना फोर्स का कोई बॉडी मूव नहीं हो सकता है। क्लियर। जैसे मान लो छत से एक रस्सी लिए, मतलब सेलिंग लिए, सेलिंग से एक रस्सी बांध दिए, रस्सी से कोई बॉल को लटका दिए, उस बॉल पे हम फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव करेगा ऐसे ऐसे। किसी बॉडी को मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, किसी बॉडी को मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जहाँ m मूव करने वाला पार्टिकल का मास, v उसका वेलोसिटी, r सेंटर से डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस। तो ये फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, ये फोर्स प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, ऑर्बिटल पाथ पे मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, वो फोर्स प्रोवाइड करता है इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है अगले लेक्चर में पढ़ोगे। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, उसी को कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ये सारा फोर्स एक ही है, नाम अलग अलग है। ये सारा चीज अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर, चलो ये तो हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है, अपने एटम से बाहर नहीं निकल सकता है। क्लियर, हमें समझना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, कॉपर का प्लेट है, जैसे मान लो ये रिमोट है, मान लो ये रिमोट कॉपर का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो ये रिमोट बना दिए। अब एक कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होंगे, इनफाइनाइट एटम्स होंगे, असंख्य एटम होंगे, ठीक है, बनाते हैं। बहुत सारे एटम्स,
एक कंडक्टर में असंख्य एटम, सबका न्यूक्लियस, सबका न्यूक्लियस सबके न्यूक्लियस के अराउंड फ्री इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है ऑर्बिटल पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, सब न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, तो ये रिवॉल्व को करता है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन ये पूरे कंडक्टर में मूव नहीं कर सकता है। एक कंडक्टर असंख्य एटम से बना, इनफाइनाइट एटम से बना। हर एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करते रहता है, लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि थ्रू आउट द कंडक्टर मूव करे, पूरे कंडक्टर में मूव करे, इतनी एनर्जी नहीं है। हाँ, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा, लेकिन इस पूरे कंडक्टर में मूव नहीं करेगा। अब कंडक्टर में मूव करवाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर मान लो इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखें, मान लो इस कंडक्टर को हम रूम टेम्परेचर पर रखें। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर का मतलब इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पर रखें। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हो, तो 25 में 273 ऐड कर दो। तो इसको हम एक रूम टेम्परेचर पर रखें। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। मतलब रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे ये इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, और इस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को पाकर ये सारा इलेक्ट्रॉन है ना फ्री हो जाता है। ये कलर तो नहीं दिख रहा होगा, फ्री हो जाता है अनजान राहों में, सुनसान राहों में, और ये चलने लगा, फ्री हो गया। तो जब इसको इस कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो पूरे कंडक्टर के थ्रू आउट ये इलेक्ट्रॉन चलने लगता है। क्योंकि अब ये चलने के लिए आज़ाद है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसको हम रूम टेम्परेचर पर रख दिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर रख दिए, तो इसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन अब अपने न्यूक्लियस से आज़ाद हो जाएगा, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बांध के रखा था, और अगर उस बंधन को तोड़ना है, तो मुझे बाहर से एनर्जी देना पड़ा। तो हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसको थर्मल एनर्जी मिले, तो वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको थर्मल एनर्जी मिला, और उस एनर्जी को पाकर वो फ्री हो गया। तो ये पूरे सरफेस में मूव करने के लिए फ्री है, इसलिए नाम पड़ गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट? जल्दी रिप्लाई करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आया समझ में? जल्दी। एक बच्चा पूछ रहा है सर आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 होगा, कल तो टेस्ट था। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। समझ में आया? जल्दी। फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छे से समझ में आया? अरे सिंपल, न्यूक्लियस, किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करता है। किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और जानते हो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है। लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो किसी कंडक्टर के अंदर मूव करे, है ना। और एक कंडक्टर में बहुत सारे एटम, और हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन। क्लियर? देख रहे हो, हम एक कंडक्टर बनाए, कंडक्टर के अंदर बहुत सारा एटम्स दिए, हर एटम के पास है अपना इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, कंडक्टर में मूव नहीं करता है। कंडक्टर में मूव करने के लिए इसको एक रूम टेम्परेचर पर रखें। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर रखें। तो इसको अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है
वहाँ से आज़ाद हो जाएगा। क्यों आज़ाद हो जाएगा? क्योंकि उसको एनर्जी मिला, थर्मल एनर्जी मिला, एक्सटर्नल एनर्जी मिला। किसी भी बॉडी को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये न्यूक्लियस से बाहर निकल गया और कंडक्टर के अंदर मूव करने लगा। क्योंकि अब कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए फ्री है, इसलिए नाम पड़ गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आइए समझ में, आया समझ में? एक बच्चा बोला था फिर से समझाने के लिए, आया समझ में बाबू? अरे मान लो हम अपने घर का चक्कर काट रहे हैं, घर के चक्कर, घर के चारों तरफ घूम रहे हैं और हम पूरा पटना नहीं घूम सकते। अब पूरा पटना घूमने के लिए 1000 रुपया चाहिए, हमको कोई बाहर से 1000 रुपया दे दिया तो अब हम आज़ाद हो गए, पूरा पटना घूम सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिला, मूव करने लगा। क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट? ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखना। चलें, नेक्स्ट। देखो, जब हम आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, इससे छोटा संभव नहीं है। लेकिन बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि इससे भी छोटा चार्ज संभव है। ये अलग बात है कि उसको आइसोलेटेड नहीं पाया गया, आइसोलेटेड पाया जाता तब ये लाइन गलत हो जाता। क्लियर? और इससे जो छोटा चार्ज है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अप, एक होता है डाउन। अप का वैल्यू होता है +2/3e और डाउन का वैल्यू होता है -1/3e। क्लियर? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो मेड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स। प्रोटॉन बना 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क से, 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क से। ठीक है? और न्यूट्रॉन बना, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क से। न्यूट्रॉन बना 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क से। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन it is not made of quarks। इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बना, इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बना। बट आइसोलेटेड क्वार्क्स are not observed। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि आइसोलेटेड क्वार्क्स की जानकारी नहीं मिली, उसका ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। आइसोलेटेड मतलब सराउंडिंग्स अलग। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि सेवरल एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज है जिसको क्वार्क्स बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, अप और डाउन। अप का वैल्यू होता है +2/3e, डाउन का वैल्यू होता है -1/3e। प्रोटॉन बनता है 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से, न्यूट्रॉन बनता है 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से। मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स।
क्या लिखोगे एक्स्ट्रा पॉइंट, ये भी लिख सकते हो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, आर द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स। न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो क्वार्क से बना, इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क्स। क्लियर, इसको लिख लो। चूंकि आइसोलेटेड क्वार्क्स का ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक मिनिमम पॉसिबल चार्ज ई है। अभी तक स्टिल द क्वांटम ऑफ चार्ज इज, स्टिल द क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई। ये मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर, स्टिल द क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ले लो स्क्रीनशॉट, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अरे बेवकूफ, 12th का वीडियो अपलोड हो रहा है, जितना भी लाइव क्लास हो रहा है उसी लाइव का तो रिकॉर्ड डालते हैं। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो, जैसे आज लाइव हुए, लाइव होने के 2 घंटा के अंदर हम वीडियो रिकॉर्ड में डाल देते हैं। अब 12th का कौन वीडियो लाइव में, कौन रिकॉर्ड में डाले बताओ। एक मनीष शर्मा का क्वेश्चन कि 12th का वीडियो कब से अपलोड होगा, अपलोड हो रहा है। जितना भी 12th का लाइव क्लास अभी तक हुआ सब अपलोड हो चुका है। वीडियो लिस्ट में जाइएगा, 12th न्यू वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th न्यू वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाइएगा, उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा लाइव क्लास का। समझा मनीष शर्मा? हाँ, आप क्वार्क्स को चार्म क्वार्क्स भी बोल सकते हैं। चलें, नोट कर लिए इसको। इशारा जानकारी की चीज है, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इशारा चीज रहेगा उसमें। चूंकि 12th है, 12th में बोर्ड बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन लेके चलते हैं अपने लेक्चर में। मतलब आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरा लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइए, सारा चीज हो जाएगा कवर। कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है, मेरा काम ही है ना आपका काम आसान करना। क्लियर? चलो एक पॉइंट और है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अनजाने राहों में यदि चार्ज क्वांटाइज्ड है तो एनर्जी भी क्वांटाइज होगा, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होगा, मास भी क्वांटाइज होगा। एज लाइक चार्ज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम and mass are quantized, जैसे चार्ज क्वांटाइज होता है उसी प्रकार एनर्जी भी क्वांटाइज होता है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है और मास भी क्वांटाइज होता है। ठीक है, तो चार्ज क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन मतलब हम किसी बॉडी से चार्ज न टुकड़ों में ले सकते हैं न टुकड़ों में दे सकते हैं। जब भी देंगे इंटीग्रल मल्टीपल में देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। मतलब जो भी वैल्यू देंगे, देने लेने का काम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, नंबर में होगा, डेसिमल में नहीं होगा, है ना। 1 दे सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 2 ले सकते हैं। हम किसी को 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, 2.5 ले नहीं सकते हैं। इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। उसी प्रकार एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और मास भी क्वांटाइज है। चार्ज क्वांटाइज है इसलिए इसका क्वांटम ई है।
चार्ज का क्वांटम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इससे मिनिमम नहीं हो सकता है, मतलब चार्ज का क्वांटम ई होगा। क्लियर? ई का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में दे सकते हैं, ले सकते हैं, एक दे सकते हैं, दो दे सकते हैं, तीन दे सकते हैं। क्वांटम मतलब इसी का मल्टीपुल में होगा, एक ई दे सकते हैं, दो ई दे सकते हैं, तीन ई दे सकते हैं, चार ई दे सकते हैं, पांच ई दे सकते हैं, छह ई दे सकते हैं, या उतना ले सकते हैं। ठीक है? एनर्जी का क्वांटम एच न्यू होता है। आगे पढ़ोगे, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। आगे पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम, इसका क्वांटम होता है h/2π, जहां h प्लैंक कांस्टेंट होता है। h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। ये है न्यू, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये सिंबल है न्यू, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और मास का क्वांटम अभी तक मालूम नहीं है, मास नॉट नोन, अभी तक नोन नहीं है। क्वांटम का मतलब उसके मल्टीपुल में, ई के मल्टीपुल में ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं। क्लियर? एनर्जी का क्वांटम है एच न्यू, जहां एच प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको मालूम होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 6.634 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है। क्लियर? तो एनर्जी का क्वांटम एच न्यू, मतलब कहीं भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रेडिएट होगा, एनर्जी आएगा या एनर्जी निकलेगा, वो एच न्यू के फॉर्म में ही होगा। जैसे चार्ज रिमूव होगा बॉडी से या चार्ज बॉडी को एक्सेप्ट करेगा, वो ई के मल्टीपुल में होगा, तो एनर्जी भी एच न्यू के मल्टीपुल में होगा। और एंगुलर मोमेंटम h/2π के रूप में होगा। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो। nh/2π मतलब h/2π के मल्टीपुल में हो। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो, मतलब h/2π के मल्टीपुल में हो। पहला ऑर्बिट में है तो पहला ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π, दूसरा ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम 2h/2π। क्लियर? मतलब टुकड़ों में ये सब नहीं होगा, ये सब जब भी होगा इंटीग्रल होगा। ये दोनों के बारे में आगे भी पढ़ोगे, बस अभी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। ये दोनों पे आगे मॉडर्न फिजिक्स है, 12th में 25 नंबर का चैप्टर होता है मॉडर्न फिजिक्स। बहुत ही मजेदार, छोटा चैप्टर भी होता है, अब मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब क्या है? नंबर कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका उल्टा 12th में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है, पढ़ना कम होता है, और मास का क्वांटम अभी तक मालूम नहीं है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि ये सब जानकारी आपको अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी नॉलेज वाला चीज़ है ये। चले, तो बस इस सब चीज़ को ध्यान रखना, हम इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिखवा रहे हैं। इस सब को सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, कहीं पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन कहीं बैठोगे, डिस्कस होगा, कहीं डिबेट होगा, तुम्हें हर पॉइंट मालूम होगा, पूरा थ्योरी आपका क्लियर होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट क्लियर होगा, तो कहीं किसी से हारोगे नहीं। क्लियर? चले, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको कैसा रहा? अगर ऐसा ही हर चैप्टर में हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी। आगे से एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दूंगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा ना।
चले अब आते हैं मेन टॉपिक पे। चले मेन टॉपिक पे आते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मन होगा तो कॉपी में लिखना। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े नेक्स्ट तो दीजिए टॉपिक चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी को हम कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। देयर आर 3 मेथड। There are 3 methods to charging of a body. तीन मेथड है जिसके द्वारा हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन या बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कांटेक्ट में होना चाहिए, विथ कांटेक्ट। कंडक्शन मतलब कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट में होना चाहिए। बाय कंडक्शन विथ कांटेक्ट। कंडक्शन मतलब कांटेक्ट। दूसरा बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन इसका मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट। एंड तीसरा है बाय रबिंग और फ्रिक्शन। तो ये तीन मेथड से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बाय कंडक्शन कांटेक्ट में रखकर बॉडी को, बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट, दूरी दूरी पे भी रहेगा तो चार्ज हो जाएगा बॉडी। बाय रबिंग और फ्रिक्शन, रगड़ा रगड़ी से। किसे? रगड़ा रगड़ी से। ठीक है, चलिए आगे प्रैक्टिकल में कुछ काम आएगा। तो मान लो हम सिल्क का कपड़ा ले आते हैं। देखो ये सिल्क का कपड़ा है और इसको ग्लास रॉड मान लेंगे या प्लास्टिक रॉड है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बारी बारी से पढ़ेंगे। चले आगे नेक्स्ट। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कांटेक्ट। मान लो ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। क्या ये न्यूट्रल बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में एक स्ट्रॉन्ग चार्ज बॉडी कोई है। अब चार्ज बॉडी चाहे उस पर प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक मिनट रुक जाओ।
एक मिनट रुक जाओ। मान लो इसमें एक न्यूट्रल है, इसमें एक न्यूट्रल है, ठीक है। और एक के पास बहुत चार्ज है, ह्यूज अमाउंट, स्ट्रांगली चार्ज है ये, प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारा चार्ज है, दोनों कंडक्टर होना चाहिए, दोनों कंडक्टर है, क्लियर। तो अगर इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है और इसको सटा के न्यूट्रल में रख देंगे तो यहाँ का चार्ज यहाँ ट्रांसफर होने लगेगा, क्लियर। इसी को बोलते हैं बाय कंडक्शन, बाय कॉन्टैक्ट। अब मान लो इसके पास 100 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो 50-50 तब होगा जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल होगा, दोनों आइडेंटिकल तो है नहीं, तो कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा। और कितना होगा ये नहीं बोल सकते। हाँ, दोनों का शेप और साइज सेम होगा, सेम मटेरियल का होगा। मान लो दोनों कॉपर है, क्लियर, दोनों का शेप और साइज सेम है तो 50-50 कूलम हो जाएगा। इसके पास 100 है तो 50-50 हो जाएगा, तब जब शेप साइज सेम हो, मटेरियल सेम हो। लेकिन अगर साइज अलग अलग हो तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, इट मे बी ट्रांसफर। तो हम लोग साइज सेम लेते हैं, आप साइज क्या लेते हैं, सेम साइज का लेते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। मान लो दोनों सेम साइज का है, ठीक है, और ये न्यूट्रल था, इसके पास ह्यूज अमाउंट प्लस या माइनस था, बहुत सारा था। तो जब दोनों अलग अलग था तो इसके पास अभी 100 कूलम था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 50-50, इसके पास भी 50 कूलम, इसके पास भी 50 कूलम, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। इसके पास भी 50 कूलम, इसके पास भी 50 कूलम। ऐसा होने के लिए शेप साइज सेम होना चाहिए। पहला नंबर कंडीशन है कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्शन तभी होगा जब दोनों कंडक्टर होना चाहिए, शेप साइज सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए, तब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लियर। 50 कूलम 50 कूलम का। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, एकदम सेम वही होगा। यहाँ पे मान लो एक ट्रेन का जो डिब्बा है वो खचाखच भरा हुआ है, एकदम ठसम ठस भरा हुआ है, ठसम ठस भरा हुआ है, और इतना भीड़ है कि मत पूछो। जानते हो ट्रेन और बस में बहुत जब भीड़ हो जाता है एक डिब्बा में तो सब मने मन एक दूसरे को गरियाता है, कहाँ से आ गया तो इसको मन में गरियाता है। नहीं, अगर मान लो जैसे पर्व का समय रहता है, छठ पूजा होली वगैरह, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ट्रेन में बहुत भीड़ हो जाता है जनरल बॉगी में। अब जब बहुत भीड़ बढ़ जाता है ना, लोग एक दूसरे को चपचपा रहा है ना, तो उसमें सब गरियाता है मने मन, है तुमको दूसरा ट्रेन नहीं मिला, बहुत सारा चीज़ चलता है। अब सोचो एक ट्रेन में एकदम ठसम ठस है, भरा हुआ है। अब बगल में इक्विवेलेंट, मतलब मान लो जिस डिब्बा में आदमी ठसम ठस भरा हुआ है उसमें जितना भी आदमी है बहुत ज़्यादा है मान लो। अब बगल वाला डिब्बा एकदम खाली है, एकदम आइडेंटिकल डिब्बा ले आए तो क्या होगा, ये वाला आदमी उसमें जाने लगेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि बस सटाए और बराबर बराबर हो गया। बराबर होगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है
इसको चार्ज देते जाएगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन पे दोनों बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात आई समझ में? तो बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन में क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी लाएंगे। अगर न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी आइडेंटिकल हो, शेप और साइज सेम हो, तो चार्ज बॉडी अपना चार्ज उसको तब तक देता रहता है जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना पहुंच जाए, बराबर ना पहुंच जाए। इसी को बोलते हैं बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। आया समझ में? आया समझ में वाला? जल्दी रिप्लाई करो। तो बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन से चार्ज करने के लिए कंडीशन क्या है, आइडेंटिकल होना चाहिए, दोनों का मटेरियल सेम होना चाहिए, दोनों का शेप और साइज सेम होना चाहिए, तब चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज दे देगा। आया समझ में? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी। आया? तो यहां पे एक नोट बनेगा, है ना, इस डायग्राम को अच्छा से बनाने के लिए फिर से बना देते हैं। 3 कंडीशन होगा। मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास बहुत सारा चार्ज बॉडी है, मतलब इसके साथ इसके पास बहुत चार्ज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, प्लस माइनस कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ये चार्ज बॉडी है, स्ट्रांगली चार्ज है, स्ट्रांगली मतलब बहुत ज़्यादा है। दोनों को सटा दिए, दोनों का शेप साइज सेम होना चाहिए। इसके पास चार्ज था, अब इसको शेयर किया, जब शेयर किया तब ऐसा हो जाएगा, दोनों के पास बराबर हो जाएगा। अलग अलग कर लो, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। पहले अलग अलग बॉडी था, फिर कांटेक्ट में लाए, जैसे ही कांटेक्ट में लाए चार्ज शेयर हो गया, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इन द मेथड ऑफ कंडक्शन, same nature of charge is created in the method of conduction. Same nature of charge is created on another body. मतलब प्लस है तो प्लस देगा, माइनस है तो माइनस देगा। ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, कंडक्शन में सेम नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। प्लस है तो प्लस देगा, माइनस है तो माइनस देगा। क्लियर? और कंडक्शन में तभी चार्ज ट्रांसफर होगा चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में जब दोनों कंडक्टर हो, न्यूट्रल बॉडी भी कंडक्टर हो, चार्ज बॉडी भी कंडक्टर हो। क्लियर? शेप और साइज सेम हो, तब चार्ज ट्रांसफर होगा। ओके? और जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि चार्ज बॉडी न्यूट्रल को चार्ज देगा तो एक ही बार में तो नहीं दे देगा। चार्ज बॉडी के पास 100 कूलम चार्ज है तो एक ही बार तो 50 नहीं दे देगा, देने में टाइम लगाएगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि दोनों के पास इक्वल हो जाएगा, इसके पास भी 50, इसके पास भी 50। वही ध्यान रखना, शेप और साइज सेम हो। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलें आगे। चलें नेक्स्ट। अब है इंडक्शन।
दूसरा है बाय इंडक्शन। ये है विदाउट टच, विदाउट कॉन्टैक्ट। मतलब कंडक्शन मतलब सट लो, सटेगा तभी चार्ज होगा, यहाँ बिना सटले चार्ज हो जाएगा, है ना। मतलब कंडक्शन में सटना बहुत जरूरी है, इंडक्शन में सटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बाय इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट, देखो इसको हम कैसे करते हैं। मान लो ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, किसी भी शेप साइज का है, उसे कोई मतलब बस कंडक्टर होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। तो मान लो ये कोई कंडक्टर है, कॉपर का प्लेट है या एल्युमिनियम का प्लेट है, कोई भी है। मान लो इस शेप का हम बनाए, न्यूट्रल है, और यहाँ पर हम कोई स्ट्रांगली चार्ज्ड बॉडी लाए। स्ट्रांगली चार्ज बॉडी का मतलब इसके पास या तो प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा, जो भी आपको एग्जांपल में ले सकते हो। मान लो हम प्लस लिए, माइनस भी लेंगे तो माइनस से समझ में आ जाएगा। चलो माइनस लेते हैं। स्ट्रांगली चार्ज बॉडी है, ये तो न्यूट्रल है। तो ये चार्ज बॉडी क्या करता है, चूंकि ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब कोई भी एटम, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो क्या मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल इसलिए है जितना प्लस है उतना माइनस है। कोई भी एटम न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना प्लस चार्ज होता है, न्यूक्लियस के बाहर उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वो न्यूट्रल है। तो ऐसा थोड़ी है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है। अब ये यहाँ का निगेटिव चार्ज क्या किया, इसके अंदर वाले चार्ज को खींचने लगा। अब माइनस है तो इसके अंदर वाला प्लस को खींचने लगा, प्लस को अपनी ओर बुलाने लगा, और इसके अंदर माइनस को भगाने लगा। क्लियर? यहां का निगेटिव चार्ज इसके अंदर के पॉजिटिव को खींचने लगा, है ना। क्या करने लगा? खींचने लगा। अब माइनस प्लस को खींचेगा और इसके अंदर जो निगेटिव उसको भगाएगा। इसको कहेगा आ जाओ आ जाओ, इसको कहेगा भागो भागो, इसको कहेगा आ जाओ आ जाओ, इसको कहेगा भागो भागो। क्लियर? न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है। अब जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। तो यहाँ का जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है, चूंकि ये स्ट्रांगली निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके पास बहुत सारा चार्ज है, तो ये यहाँ का चार्ज, यहाँ का माइनस इसके प्लस को खींचने लगा, प्लस को अट्रैक्ट करने लगा और माइनस को रिपेल करने लगा। क्लियर? लेकिन ये बॉडी अभी भी तो न्यूट्रल है, मुझे इसको चार्ज करना है। मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है। अब हम क्या किए, कोई बॉडी बी लाए जो कंडक्टर होना चाहिए। ये भी कंडक्टर है, मान लो ये कॉपर का प्लेट है, ये एल्युमिनियम का प्लेट है, कंडक्टर होना चाहिए। अब ये बॉडी, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, इसको उठा के लाए और इसमें सटा दिए, बॉडी बी को इसमें सटा दिए। ठीक है? अब ध्यान से देखो क्या हुआ, यहां का निगेटिवली चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी के प्लस को खींच रहा था, माइनस को भगा रहा था, और यहां का माइनस चाहता है कि इससे जितना हम दूर चल जाएंगे सेफ रहेंगे, है कि नहीं? पर माइनस प्लस को बुला रहा है आ जाओ आ जाओ, माइनस को भगा रहा है भागो भागो। इसको भागने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि ये तो लगातार फोर्स लगा रहा है। तो हम क्या किए, ए बॉडी में दूसरा कंडक्टर टच करा दिए, टच मी टच मी टच मी, ऐ किसमी किसमी किसमी, ऐ जरा जरा टच मी टच मी टच मी, गाना सुनिए हो ना। बी बॉडी को इसमें टच करा दिए। क्लियर? ओके। तो जैसा ही टच कराए, ई वाला माइनस खुद के इसमें चल गया।
है कि नहीं? ये वाला माइनस खुद के इसमें चल जाएगा। अब सिंपल सोच ना, सिंपल सोच, एक ट्रेन में खचाखच आदमी भरा हुआ है और उसमें 4 गुंडा गया घुस। अब उस जो गुंडा है, गुंडा का जो बात मान रहा है उसको उस बॉगी में रख रहा है, और जो उस गुंडे का बात नहीं मान रहा है उसको धक्का दे रहा है, भग भग। तो ये जाएगा कहां? अब जाने के लिए जगह चाहिए, तो हम क्या कि एक और कंडक्टर को सटा दिए। अब ये वाला माइनस इसमें आ गया, ये वाला माइनस इसमें आ गया, क्योंकि ये वाला ये माइनस प्लस को खींच रहा था, माइनस को भगा रहा था, ये माइनस इसमें आ जाएगा, है ना? टच मी टच मी टच मी टच मी टच मी टच मी, आहा, तो यहां आ गया, माइनस इसमें आ गया। ओके, अब ध्यान से देखो, अब दोनों को अलग अलग कर लो, अब दोनों को अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। तो ए के पास क्या हो जाएगा? ए के पास क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज, और बी के पास क्या हो जाएगा? बी के पास हो जाएगा माइनस चार्ज। तो दोनों चार्ज हो गया। जो ए और बी पहले न्यूट्रल था अब वो चार्ज हो गया। क्लियर? बात आया समझ में? बात आई समझ में? जल्दी रिप्लाई करो, समझ में आया? चले, अरे तुम लोग पहले समझो बाद में मिटाना। हैप्पी राज नहीं आया समझ में? अरे सिंपल यार, ए बॉडी था, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। ए बॉडी था, देखो ये कोई बॉडी है जो निगेटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली भी ले लेंगे तो भी समझ में आएगा। तो ये निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ का निगेटिव, पहले ए बॉडी अकेला था, तो कोई भी बॉडी न्यूट्रल है तो उसके अंदर तो प्लस माइनस चार्ज है ना, इसलिए तो न्यूट्रल है। तो यहाँ का माइनस प्लस को खींचने लगा और माइनस को भगाने लगा। अब सोचे यहाँ प्लस रहता तो यहाँ का प्लस इसके माइनस को खींचता, प्लस को भगाता। अगर यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा फिनोमेना। सिंपल, हम प्लस लेके भी करवा देते हैं। तो यहाँ का माइनस इसके प्लस को अपनी ओर खींचा, माइनस को भगाया। ये तो लगातार फोर्स लगा ही रहा है, प्लस को खींचेगा माइनस को भगाएगा। अब हम क्या किए, एक दूसरा कंडक्टर लाए, ए में सटा दिए। अब ए में सटा दिए तो यहां वाला जो चार्ज प्लस को खींच रहा था, माइनस को भगा रहा था। चूंकि दोनों कंडक्टर है, कंडक्टर इंसुलेटर में क्या अंदर है? कंडक्टर का मतलब होता है जो चार्ज को कंडक्ट होने दे, चार्ज को चलाए। कंडक्टर का मतलब चार्ज को चलाना वाला। ये चार्ज को चला दिया, यहाँ वाला चार्ज यहाँ आ गया, दोनों को सेपरेट कर लिए। तो ए पे प्लस चार्ज है, बी पे माइनस चार्ज है। ठीक है, दोनों चार्ज हो गया। इसको एक और तरीका से समझ सकते हैं। चले आगे, आया सबको समझ में? आया? नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब मान लो कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी ए है, ये न्यूट्रल है। ये पहले निगेटिव लिए थे, अब पॉजिटिव ले लेते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा? न्यूट्रल है तो क्या मतलब? इसके अंदर चार्ज नहीं, चार्ज है
जितना प्लस उतना माइनस, तो यहाँ का प्लस इसके माइनस को खींचने लगेगा और प्लस को भगाने लगेगा। हमें तो इस ए बॉडी को चार्ज करना है। चार्जिंग ऑफ बॉडी का मतलब क्या? चार्ज करना है, न्यूट्रल थोड़ी रखना है। अभी भी न्यूट्रल है ये, अरे पहले भी न्यूट्रल था। मान लो ये बॉडी नहीं था, मान लो ये बॉडी नहीं था, ये बॉडी नहीं था, तब भी न्यूट्रल था। अब बॉडी के संपर्क में आया तो भी न्यूट्रल है, अभी थोड़ी चार्ज हो गया। ये चार्ज नहीं हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये तो बस अपना कारनामा किया है, माइनस को खींचा है, प्लस को भगाया है। प्लस माइनस को खींचेगा, प्लस को भगाएगा। अब क्या किए, कोई बी बॉडी लाए और इसमें सटा के रख दिए। कोई बी बॉडी लाए जो इसमें सटा के रख दिए। अब सोचो, ये तो लगातार माइनस को खींच रहा था, प्लस को भगा रहा था, तो प्लस भाग के ए से बी में आ गया। यहाँ वाला प्लस कुदुक के इसमें आ जाएगा। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चार्ज को चलाने वाला, कंडक्ट करने वाला। इससे इसमें आ गया। क्लियर? ला ला ला, इसमें आ गया। अब अलग अलग कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो। ए को अलग कर लो, बी को अलग कर लो। तो ए पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज, बी पे हो जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, चार्ज हो गया। अब बोलो, क्या ए बॉडी चार्ज हुआ? यस। ए पे निगेटिवली चार्ज है, बी पे पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज हो गया। पहले ए क्या था? न्यूट्रल। अब क्या है? चार्ज। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो इसको मॉडिफाई करते हैं। मान लो ए और बी कांटेक्ट में रखा हुआ था। ए और बी कांटेक्ट में रखा हुआ था। ए और बी कांटेक्ट में रखा हुआ था। ये दोनों के पास एक कोई चार्ज बॉडी लाए। अब आपका मन, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लो चाहे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लो, इससे कोई मतलब नहीं, समझना है बस। तो मान लो हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं। टच नहीं करवाना है, टच करवा के चार्ज ट्रांसफर होगा तो कंडक्शन होगा, बिना टच करवाए चार्ज हो जाएगा तो इंडक्शन होगा। नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और अभी ए और बी दोनों न्यूट्रल है। दोनों क्या है? न्यूट्रल है। दोनों न्यूट्रल है। अब यहां वाला माइनस जो है, ए और बी का प्लस को एक तरफ खींचने लगेगा। प्लस को एक तरफ खींचेगा, माइनस को भगाएगा। लो खत्म। यहां वाला माइनस क्या करेगा? ए और बी जो न्यूट्रल बॉडी था, ए न्यूट्रल है तो क्या मतलब? चार्ज नहीं है, जितना प्लस उतना माइनस। तो ए और बी के अंदर जितना भी प्लस चार्ज है उसको अपनी ओर खींचेगा। हाँ, ए और बी मिला के जितना नेगेटिव चार्ज हुआ उसको अपने से दूर भेजेगा। क्लियर? अब दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों को अलग अलग कर लो। तो ए पे कौन चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और बी पे कौन चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हो गया ए और बी चार्ज। पहले न्यूट्रल था, अब चार्ज हो गया। तो इसी को बोलेंगे इंडक्शन। क्या बोलेंगे? इंडक्शन। ठीक है, इसी को बोलेंगे बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। क्लियर? आया समझ में? आया समझ में? यहां पे ये लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तो क्या होगा? अगर ये पॉजिटिवली रहेगा तो माइनस को खींचेगा, प्लस को भगाएगा। बस यही अंतर होगा। आया समझ में? जल्दी आया समझ में?
चले आगे, सबको आ रहा है समझ में अच्छे से? सबको आ रहा है समझ में? हाँ लिखवा रहे हैं। देखो इंडक्शन में क्या होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ए पे क्या आ गया, निगेटिव, अब बी पे निगेटिव, ए पे पॉजिटिव बी पे निगेटिव, तो इसके बगल वाला कौन है, ए बॉडी। तो अगर इंडक्शन मेथड से चार्ज कर रहे हो तो नियर इंड पे जो रहेगा उस पे अपोजिट चार्ज रहेगा और दूर वाले इंड पे सेम चार्ज रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, इन द मेथड ऑफ इंडक्शन in the method of induction opposite nature of charge is created, opposite nature of charge is created on another body। यहां पे दो बात ध्यान रखोगे, दो बात ध्यान रखोगे। पहला, कंडक्शन हो या इंडक्शन, बहुत सारा बात ध्यान रखोगे, दो बात नहीं। कंडक्शन हो या इंडक्शन, चार्ज तब होगा जब कंडक्टर बॉडी हो, चाहे टच करवा के चार्ज करो चाहे दूर रख के चार्ज करो, चाहे मेथड कंडक्शन हो चाहे मेथड इंडक्शन हो, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी तब होगा जब बॉडी कंडक्टर हो। क्लियर, इंसुलेटर ना हो। ओके ठीक है। दूसरा, कंडक्शन में सेम नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा, प्लस चार्ज के पास न्यूट्रल लाएंगे तो न्यूट्रल प्लस हो जाएगा, माइनस चार्ज बॉडी के पास न्यूट्रल लाएंगे तो न्यूट्रल माइनस हो जाएगा। लेकिन इंडक्शन में अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। क्लियर, कौन नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो यहां पे देखो ए बगल में है अब बी दूरी पे है, तो आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, उसके लिए हम लाइन को स्लो करते हैं। दो बात ध्यान रखोगे, इन द मेथड ऑफ इंडक्शन जो नियर बॉडी होगा, अब बताओ इस चार्ज बॉडी के नियर कौन है, ए और बी, ए नियर है तो नियर इंड पर अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा, प्लस है तो माइनस, और फार इंड पर दूरी वाले इंड पे सेम नेचर चार्ज क्रिएट होगा। उल्टा देख सकते हो यहाँ पे, इसके बगल में ए तो ए पे नेगेटिव हो गया, इसके दूरी पे बी तो बी पे पॉजिटिव हो गया। सेम एग्जांपल है, यहाँ नेगेटिवली लिए तो इसके नज़दीक पे अपोजिट नेचर है, यानी अगर ये माइनस है तो ए प्लस चार्ज होगा, अब भी माइनस हो जाएगा। मतलब इंडक्शन में दो बात ध्यान रखोगे, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। क्लियर, कौन चार्ज क्रिएट होगा, जो बॉडी न्यूट्रल था वो अब चार्ज होगा तो अपोजिट नेचर चार्ज क्रिएट होगा। और दूसरा बात ये ध्यान रखोगे कि चार्ज बॉडी के बगल में जो होगा वो अपोजिट चार्ज हो जाएगा, और जो दूरी पे होगा वो सेम चार्ज का होगा। क्लियर, ये बात समझ में आया? इसको एक तरीका से हम और समझाते हैं, इस लाइन को प्रूव करने के लिए हम एक तरीका और लेते हैं कि क्यों हम ऐसा लिखे कि इंडक्शन मेथड में अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होता है। क्लियर, क्यों? मान लो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है और यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी है। तो क्या होगा,
यहाँ वाला माइनस इसके प्लस को अपनी ओर खींचेगा और माइनस को भगाएगा। यहाँ वाला नेगेटिव इसके न्यूट्रल बॉडी के अंदर वाले प्लस को अपनी ओर खींचेगा, माइनस वाला को भगाएगा। ठीक है, ये बॉडी पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। हम अभी क्या लिखे पढ़ के बताते हैं। इन द मेथड ऑफ इंडक्शन अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अनदर बॉडी। दूसरे बॉडी पे अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। मतलब अगर प्लस वाला चार्ज बॉडी के बगल में कोई न्यूट्रल बॉडी रखते हैं तो न्यूट्रल पे माइनस आ जाएगा, और निगेटिवली चार्ज बॉडी के बगल में कोई न्यूट्रल रखते हैं तो उस पर पॉजिटिवली आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ देखो ध्यान से। निगेटिवली चार्ज बॉडी के बगल में बस टच नहीं करवाना है, कुछ दूरी पर रख दिए तो यहाँ का माइनस इसके प्लस को अपनी ओर खींचा, माइनस को भगाया। अब हम क्या किए, इसको अर्थिंग कर दिए। और अर्थ जो होता है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थिंग का मतलब घर में कहते हो ना, अर्थिंग हो गया है, भू संपर्क है ना। यहां से एक वायर लिए और जमीन में गाड़ रख दिए, घर में अर्थिंग होता है। अर्थिंग में जो अर्थ होता है वो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी को हम अर्थिंग कर दिए तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अर्थ क्या करता है, यहाँ वाले चार्ज को नलिफाई कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, खत्म कर देता है। अब जैसे ही खत्म कर दिया, बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, है ना। तो ये मान लो ये जो बॉडी ए था, अब ए बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो देखो पहले ये न्यूट्रल था, अब पॉजिटिवली हो गया, ये निगेटिव था और ये पॉजिटिव हो गया। तो सेम ने कौन चार्ज क्रिएट हुआ, सेम क्रिएट हुआ कि अपोजिट क्रिएट हुआ, अपोजिट। तो इंडक्शन में अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होता है। क्लियर। अर्थिंग के बारे में थोड़ा और समझो। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, क्या है ये, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अर्थिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है अर्थ से बॉडी में, ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। अब बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये सब ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बॉडी से अर्थ में होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्टेड करोगे तो ये अर्थिंग का साइन होता है। किसका साइन, अर्थिंग का साइन होता है ये। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्टेड करोगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अर्थ से बॉडी में होता है, ताकि इसको ये न्यूट्रल कर दे। और निगेटिवली चार्ज बॉडी को अर्थ से जोड़ोगे तो बॉडी से अर्थ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में टाइम आएगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में अगर अर्थ करेंगे तो अर्थ से बॉडी में, और निगेटिवली में बॉडी से अर्थ में। डायरेक्शन देख लो। आया समझ में ये वाला बात? जल्दी बताओ, आया समझ में? आया? जल्दी, ये नोट समझ में आया? नोट समझ में आया? फाइनल क्या क्या हुआ इंडक्शन में देख लेते हैं एक बार। पीछे वाले पेज पे चलते हैं।
है ना। ये तो कंडक्शन था, इंडक्शन पे कुछ नहीं। एक चार्ज बॉडी के पास एक न्यूट्रल बॉडी लाएंगे। चार्ज बॉडी कैसा भी हो, पॉजिटिवली हो निगेटिवली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चार्ज बॉडी के संपर्क में कोई न्यूट्रल बॉडी लाएंगे तो वो चार्ज बॉडी क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी के अंदर को चार्ज को मूव करवाने लगेगा। अगर माइनस है तो इसके अंदर प्लस को खींचेगा, माइनस को भगाएगा। क्लियर। तो इस दौरान हम एक और बॉडी को लाएंगे और ए बॉडी के में सटा के रख देंगे। क्योंकि ये लगातार फोर्स लगा रहा है तो इसके अंदर के प्लस को खींचेगा, माइनस को भगाएगा। तो यहाँ का माइनस को दुख के इसमें चला गया, क्योंकि कंडक्टर का मतलब ही होता है चार्ज को चलाना। तो यहाँ का चार्ज यहाँ आ गया, क्योंकि ये लगातार फोर्स लगा रहा था। अब ये दोनों को सेपरेट कर लिए, तो ए पे हो गया प्लस चार्ज, बी पे हो गया माइनस चार्ज। क्लियर। इसी का उल्टा ये है ना। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसके माइनस को खींचेगा, प्लस को भगाएगा। क्लियर। बात आया समझ में। एक और मेथड से समझाए कि जरूरी नहीं है पहले ही से कांटेक्ट में रखो। ए और बी को पहले क्या किए, एग्जांपल में चार्ज बॉडी के संपर्क में एक न्यूट्रल बॉडी लाए, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर वाला चार्ज को चार्ज बॉडी खींचने लगा, भगाने लगा, और फिर दूसरा बॉडी को लाके टच करवाया, तब ये घटना हुआ। इसमें यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किए। ए और बी पहले ही से सटा हुआ था, ए और बी पहले से सटा हुआ था। इसके बगल में कोई चार्ज बॉडी लाए तो ये चार्ज बॉडी इसके अंदर वाले प्लस को खींचने लगेगा, है ना। अब माइनस है तो प्लस को खींचेगा, माइनस को भगाएगा। तो ए पे प्लस चार्ज हो जाएगा, बी पे माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसका काम ही है अपोजिट को खींचना और सेम चार्ज को भगाना। तो यहाँ का निगेटिव ए और बी के अंदर जितना भी पॉजिटिव उसको खींच के एक एंड पे पहुंचा दिया। ए और बी के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको खींच के एक एंड पे पहुंचा दिए। हाँ, ए और बी के अंदर जितना भी निगेटिव है उसको भगा के एक एंड पे पहुंचा दिया। दोनों को सेपरेट कर लिए, तो ए पे पॉजिटिव हो गया, बी पे निगेटिव हो गया। क्लियर। तो इंडक्शन में बॉडी चार्ज होता है। दो बात का ध्यान रखेंगे, इंडक्शन में अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज बॉडी के बगल में न्यूट्रल रखेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। देखो निगेटिवली के बगल में ए है तो ए पे प्लस है, बी पे माइनस हो जाएगा। तो दो बात ध्यान रखेंगे, इंडक्शन में अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होता है, और दूसरा बगल वाला अपोजिट क्रिएट होता है और दूर वाला सेम चार्ज क्रिएट करता है। क्लियर। इस चीज को समझने के लिए कि हम यही लाइन क्यों लिखे कि इंडक्शन में अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होता है, इस चीज को हम प्रूव किए। कैसे प्रूव किए, तो एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लिए, इसके बगल में कोई न्यूट्रल बॉडी लिए जिसका नाम ए है। तो यहाँ का माइनस इसके प्लस को अपनी ओर खींचेगा, माइनस को भगाएगा। अब माइनस को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए इसको अर्थ से जोड़ दिए। तो जैसे ही अर्थिंग करते हो निगेटिव चार्ज अर्थ में प्रवाहित कर जाता, फ्लो हो जाता है। ये माइनस यहाँ से गायब हो गया तो बॉडी बन गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसलिए हम लोग बोलते हैं इंडक्शन में अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होता है। चूंकि अर्थ ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थ के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक नोट लिख दिए यहाँ पे कि अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसको अर्थ से कनेक्टेड करोगे तो अर्थ से बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो बॉडी से अर्थ में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। क्लियर है सारा चीज, एकदम झकास वाला एकदम। इस सब से क्वेश्चन बहुत रहेगा, नहीं फंसोगे क्वेश्चन में। इस पे टेस्ट लेंगे तो बना के दिखाओगे क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा अच्छे से। जल्दी रिप्लाई करो, बन जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अंतिम मेथड अब हम लोग पढ़ेंगे बाय रबिंग और फ्रिक्शन। ओके, ये क्लियर है पूरा। चलिए बस ध्यान क्या रखना, अब देखो यहाँ पे बस एक बॉडी लिए तो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट हो गया। तो इंडक्शन में अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा दूसरे बॉडी पे। क्लियर। दूसरा बात ये ध्यान रखना कि निगेटिवली चार्ज बॉडी या कोई चार्ज बॉडी के बगल में कोई बॉडी को रखोगे तो नियर वाले एंड पे अपोजिट क्रिएट होगा। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो
तो अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी के बगल में कोई न्यूट्रल बॉडी रखोगे तो इस निगेटिवली चार्ज बॉडी के नियर एंड पर अपोजिट क्रिएट होगा और फार वाले एंड पे सेम चार्ज क्रिएट होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? एक चीज और जानोगे एक्स्ट्रा, चलो बताते हैं। ए के पास पहले चार्ज था नहीं, बी के पास पहले चार्ज था नहीं, न्यूट्रल था, तो यहां पे चार्ज इंड्यूस हो गया। ए और बी बॉडी पहले से न्यूट्रल था, अब चार्ज हो गया। चूंकि चार्ज यहां पे था नहीं, आया है, इंड्यूस हुआ, इसलिए नाम पड़ गया इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना, इंड्यूस होना, क्या होना? इंड्यूस होना। चूंकि चार्ज इस पे इंड्यूस हो गया, इसलिए इस घटना को पोलराइज्ड बोलते हैं। पोलराइज्ड हो गया। ये बॉडी पे जब चार्ज आ जाता है इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड, है ना। जैसे ये चीज आगे भी पढ़ोगे। अरे निगेटिवली चार्ज बॉडी क्या किया? प्लस को अलग कर दिया, माइनस को अलग कर दिया। तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी के चार्ज को अलग अलग कर दिया, तो ये घटना कहलाता है पोलराइज्ड। क्या कहलाता है? पोलराइज्ड। एक चार्ज बॉडी बगल वाले न्यूट्रल बॉडी का चार्ज अलग अलग कर दिया, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड। क्लियर? नेक्स्ट, ये बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके बगल में कोई न्यूट्रल बॉडी रखोगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस क्रिएट होगा और यहाँ प्लस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ वाला प्लस चार्ज माइनस को खींचेगा, प्लस को भगाएगा। तो इंडक्शन में नियर एंड पर अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा और फार एंड पर सेम नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। क्लियर? ये वाला लाइन का मुझे रिप्लाई चाहिए, सब लोग रिप्लाई करोगे। इंडक्शन में नियर पर कौन चार्ज क्रिएट होगा और फार एंड पे कौन चार्ज क्रिएट होगा? जल्दी रिप्लाई करो। इंडक्शन में नियर एंड पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा और फार एंड पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा? जल्दी सब लोग रिप्लाई करें, तब अंतिम मेथड पढ़ाएंगे। जल्दी। नियर पे अपोजिट, हाँ सही है। फार पे सेम, हाँ ध्यान रखना। नियर पे अपोजिट, फार पे सेम। ओवरऑल क्या बोलेंगे? ओवरऑल बोलेंगे इंडक्शन में दूसरे बॉडी पे अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। माइनस के बगल में न्यूट्रल रखेंगे वो प्लस हो जाएगा, प्लस के बगल में न्यूट्रल रखेंगे वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? ओवरऑल ये बोलेंगे। सारा छोटा छोटा बात ध्यान रखना। जानते क्या होता, क्या है कि बच्चा पढ़ तो लिया लेकिन छोटा छोटा बात पे ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन फंस जाता है। लेकिन चीज़ों को डिटेल से पढ़ोगे तो एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा। चलो, अंतिम मेथड छोटा सा है, पढ़ लो, फिर अगला दिन नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, तीसरा, बाय रबिंग या फ्रिक्शन। देखो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बता रहे हैं, ये काम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ह्यूमन स्किन, ग्लास, ह्यूमन हेयर, वुल, है ना, कैट फर, बिल्ली का जो होता है रुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, ह्यूमन स्किन, ग्लास, ह्यूमन हेयर, वुल, कैट फर, सिल्क, पेपर,
कॉटन, वुड, एम्बर, प्लास्टिक, प्लास्टिक में जैसे बैलून हो गया, प्लास्टिक रॉड हो गया, और एबोनाइट, एबोनाइट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो है ये बता रहा है कि इसमें जो ऊपर जो सबसे ऊपर रहेगा वो प्लस होगा और नीचे वाला माइनस होगा। अगर मान लो ह्यूमन स्किन को हम एबोनाइट से रगड़ेंगे तो ह्यूमन स्किन पे प्लस चार्ज होगा और एबोनाइट पे माइनस होगा। जैसे लेक्चर 1 में जो हम प्रैक्टिकल किए थे, है ना, तो अगर मान लो सिल्क के क्लॉथ को प्लास्टिक रॉड से रगड़ेंगे, सिल्क के क्लॉथ को प्लास्टिक रॉड से रगड़ेंगे तो किस पे प्लस होगा, किस पे माइनस होगा। तो देखो सिल्क ऊपर है और प्लास्टिक नीचे है, तो सिल्क पे ऊपर है, सिल्क ऊपर है तो सिल्क पे प्लस होगा और प्लास्टिक पे माइनस होगा। अब मान लो सिल्क को ग्लास से रगड़े, ये सिल्क का क्लॉथ है, ये ग्लास है, रगड़ा रगड़ी किए, दोनों चार्ज होगा, इसमें एक चार्ज लॉस करता है, एक चार्ज गेन करता है, तो किस पे प्लस होगा किस पे माइनस होगा ये सीरीज से पता चल जाएगा। कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे डॉट भेजे हुए थे तो हम यही बोले थे कि हम लेक्चर में पढ़ाएंगे। अब सोचो सिल्क को ग्लास रॉड से रगड़ेंगे तो देखो ग्लास ऊपर है तो ग्लास पे प्लस होगा, ग्लास पे प्लस होगा और सिल्क पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मान लो सिल्क को प्लास्टिक से रगड़े, सिल्क को किससे रगड़े, प्लास्टिक से रगड़े, देख लेंगे यहाँ पे दो चीज में जब रगड़ा रगड़ी होगा, दो चीज में जब रगड़ा रगड़ी होगा तो ये सीरीज के हिसाब से जो ऊपर होगा उस पर प्लस हो जाएगा, जो नीचे होगा उस पर माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे पेपर को हम प्लास्टिक से रगड़ेंगे, पेपर को किससे रगड़ेंगे, प्लास्टिक से, तो देखो पेपर ऊपर है अब प्लास्टिक नीचे है तो पेपर पे प्लस हो जाएगा, प्लास्टिक पे माइनस हो जाएगा, है ना। तो हमें समझना है बाय रबिंग और फ्रिक्शन से बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं। ये सीरीज क्वेश्चन बनाने में मदद करता है, जो ऊपर होगा उस पर प्लस चार्ज होगा और जो नीचे होगा उस पर माइनस चार्ज होगा। बस मान लो दो कोई भी बॉडी को रगड़े, चाहे दो कंडक्टर हो, दो इंसुलेटर हो, कंडक्शन और इंडक्शन में चार्ज होने के लिए कंडक्टर बॉडी जरूरी है, लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन में कोई भी दो बॉडी होना चाहिए। ये सीरीज में से कोई बॉडी ले लो, है ना, हम ग्लास ले लिए और सिल्क का क्लॉथ ले लिए, चलो ग्लास ले लिए और सिल्क का क्लॉथ ले लिए, रगड़े, तो रगड़ने से क्या होता है ना, थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाता है। आज शुरू में ही बताएं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए थर्मल एनर्जी चाहिए। ये दोनों बॉडी अभी न्यूट्रल है, ये सिल्क का क्लॉथ है और ये प्लास्टिक रॉड है, ये दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमने एक सोचो ना, ऐसा करो ग्लास रॉड ले लेते हैं, ग्लास रॉड ले ले, कोई भी दो बॉडी ले लो ना यार, इतना एग्जांपल है, कोई भी दो ले लो। ग्लास रॉड, देखो ग्लास, सिल्क, सिल्क ग्लास, अब ये दोनों चार्ज हो गया, पहले न्यूट्रल था, दोनों चार्ज हो गया, तो ग्लास ऊपर है तो ग्लास पे प्लस होगा, सिल्क नीचे है तो सिल्क पे माइनस होगा। क्लियर। ये हुआ कैसे, तो जब दो बॉडी को हम लोग रगड़ते हैं, कोई भी दो बॉडी को रगड़ते हैं, कोई भी ले लो यार, मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, हम कोई भी दो ले लिए, ठीक है। जब भी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हो थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाता है, कोई यहाँ पे गर्म हो गया, ठीक है, रगड़ा रगड़ी होगा तो गर्म हो जाएगा। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट को हम रगड़ा रगड़ी करेंगे, रब करेंगे, तो दोनों थर्मल एनर्जी डेवलप करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या चाहिए, थर्मल एनर्जी चाहिए। जैसे ही रगड़ा रगड़ी करते हो इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिल जाता है, और थर्मल एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन छटक से बाहर आ जाता है। तो सिंपल, ग्लास ऊपर है तो ग्लास रॉड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, सिल्क नीचे है तो सिल्क हो जाएगा निगेटिवली चार्ज बॉडी। इसका मतलब है कि ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लॉस किया और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन गेन किया,
तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। सिंपल। तो बाय फ्रिक्शन रबिंग में क्या होगा, मान लो ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है, कोई भी डिजाइन का है, ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है। अभी बिफोर रबिंग है, बिफोर रब या बिफोर रबिंग, एक बार रगड़ा रगड़ी करो, दोनों को सटा दो, ये ड्यूरिंग रब है। तो रबिंग के दौरान क्या होता है, थर्मल एनर्जी डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड। उस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन पाकर छटक से बाहर आ जाता है। ग्लास रॉड क्या किया, ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किस में आ गया, सिल्क क्लॉथ में आ गया। ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे माइनस चार्ज आ गया। आफ्टर रबिंग क्या हो जाएगा, ये बिफोर रबिंग है, बिफोर रब, ड्यूरिंग रब, आफ्टर रब क्या होगा, आफ्टर रब ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, ये ग्लास रॉड है, और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आ गया, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिवली चार्ज बॉडी आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया, सिल्क क्लॉथ। ये हो गया आफ्टर रबिंग। आफ्टर रबिंग सिंपल। अब देखो लो, ग्लास ऊपर है तो ग्लास पे प्लस होगा, और सिल्क नीचे तो सिल्क पे माइनस होगा। दो बॉडी को रगड़ा रगड़ी करोगे, जो ऊपर होगा प्लस हो जाएगा, जो नीचे होगा माइनस हो जाएगा। मतलब जब दो बॉडी को रगड़ा रगड़ी करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। आप पॉजिटिव निगेटिव कौन होगा, कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा, इस सीरीज से पता चल जाएगा। जो ऊपर में होगा वो लॉस करेगा, जो लॉस करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, जो नीचे होगा इस सीरीज में वो गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। क्लियर, बात आई समझ में, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा क्योंकि हम सीरीज लिखवा दिए। तो यहाँ पे एक नोट बन जाएगा। क्या बनेगा नोट, फ्रिक्शन में क्या होगा, दोनों नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट हो रहा है ना। देखो दो बॉडी को रगड़ा रगड़ी किए तो ग्लास रॉड बन गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और सिल्क क्लॉथ बन गया निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो यहाँ पे नोट क्या होगा, इन द मेथड ऑफ रबिंग या फ्रिक्शन, इन द मेथड ऑफ रबिंग या फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट नेचर of charge is created। सिंपल।
ग्लास रॉड 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ग्लास रॉड पे 10 पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ पे 10 निगेटिव हो जाएगा। इसलिए क्या लिखे, इन द मेथड ऑफ रबिंग या फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड। इक्वल एंड अपोजिट मतलब ग्लास रॉड जितना लॉस करेगा सिल्क क्लॉथ उतना ही गेन करेगा। सिंपल। जब भी दो बॉडी को रगड़ागिरी करोगे तो एक लॉस करेगा एक गेन करेगा। लॉस कौन करेगा गेन कौन करेगा, ये सीरीज से पता चल जाएगा। दो बॉडी में जो इसमें ऊपर रहेगा वो लॉस करेगा, जो इसमें नीचे रहेगा वो गेन करेगा। जो लॉस करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा, जो गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों बॉडी चार्ज होगा, फ्रिक्शन में रबिंग में दोनों बॉडी चार्ज होगा। अंतर क्या होगा, इक्वल अपोजिट, चार्ज इक्वल होगा दोनों पे, बस नेचर अपोजिट होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। क्लियर। आया समझ में। अगर इसका हम सिनोप्सिस देखें एक लाइन में तो क्या होता है, रबिंग में क्या होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट को हम रगड़ा रगड़ी करते हैं तो थर्मल एनर्जी डेवलप होता है। थर्मल एनर्जी के डेवलप होने से फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, और यहाँ पे रगड़ा रगड़ी से उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिला थर्मल एनर्जी के रूप में। और थर्मल एनर्जी को पाकर वो एक्साइटेड हो जाता है, जिसके कारण वो छटक के बाहर आ जाता है, एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में चला गया। तो जिससे निकला वो प्लस हो जाएगा, जिसमें गया वो माइनस हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक नोट और बनेगा, एक नोट और बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से लिखना। एक नोट और बनेगा नेक्स्ट, लूजली बॉन्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या है, लूजली बॉन्ड का रिलेशन है। एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एटम के साथ लूजली बॉन्ड होता है। लूजली बॉन्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट एटम। अब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़े तो थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ। थर्मल एनर्जी को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पाकर पेरेंट एटम से टूट के कहां चला गया, सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रॉड से निकला तो ये पेरेंट एटम हो जाएगा। पेरेंट एटम से निकल गया, डिटैच हो गया, कहां चला गया, सिल्क क्लॉथ में। तो दोनों चार्ज हो गया, इससे निकला तो ये प्लस, इसमें गया तो ये माइनस। क्लियर। समझ में आया एकदम बढ़िया से। चार्जिंग ऑफ बॉडी पे तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, जल्दी रिप्लाई करो। एकदम समझ में आया, जल्दी समझ में आया। तो आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। अब कल क्लास रहेगा कि नहीं रहेगा इस शाम में इंफॉर्मेशन जाएगा, है ना, क्योंकि इधर रेगुलर ले रहे हैं। तो जैसा नोटिफिकेशन जाएगा देख लीजिएगा कल वाले क्लास के लिए। इधर रिकॉर्डेड वीडियो भी डालना है। 11th का रिकॉर्डेड वीडियो 2 दिन से नहीं जा रहा है, तो अब 11th का रिकॉर्डेड वीडियो भी मुझे डालना है। तो कल का रूटीन यानी कल के क्लास के लिए नोटिफिकेशन देखना। आज वाला क्लास समझ में आया अच्छे से सब लोग? जल्दी रिप्लाई करें। मजा आया आज वाले क्लास में? आज वाला क्लास कैसा लगा, समझ में आया, विजुलाइज हुआ, प्रैक्टिकल से समझाएं, सारा क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है? पूरा एक एक लाइन समझ में आया? एक एक लाइन समझ में आया? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लिए? अरे यार रिप्लाई किया करो सब में। एकदम पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है ना बाबू? पूरा प्रैक्टिकली एक एक लाइन
ये सीरीज मदद करेगा क्वेश्चन बनाने में। क्लियर? ये सीरीज को हम थोड़ा सा घेर दे दूसरा कलम से। क्लियर? चले आगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबका स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। बाय बाय।